2019 जनरल इलेक्शन वेस्ट बंगाल में 4 आदमियों ने आर्म्ड वेपन्स दिखा के फोर्सफुली वोटिंग बूथ को ही कैप्चर कर लिया। 2020 दिल्ली असेंबली इलेक्शन जो एंटी करप्शन के नारे लगाते थे वो लोग ही वोट बाइंग करते वक्त हिडन कैमरा में पकड़े गए। 2017 उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन में ईवीएम मशीन को ही टैंपरिंग और माल फंक्शनिंग किया था। आसान भाषा में कहे तो ईवीएम को नॉन वर्केबल कंडीशन में लाया गया था। 2018 में कर्नाटका असेंबली इलेक्शन में फेक वोटर आईडी को बनाकर बांटा गया था और 2019 लोकसभा इलेक्शन में कैंपेनिंग के नाम पे करोड़ों रुपए ब्लैक मनी छापा गया था। ये सब इंसिडेंट देख के मन में एक ही सवाल आता है कि क्या इंडियन इलेक्शन सिर्फ स्कैम से भरा पड़ा है? क्या इंडियन इलेक्शन का अगला नाम ही स्कैम है? आखिरकार इलेक्शन होता कैसे है? ये सब जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि इलेक्शन का प्रोसेस क्या है और क्या क्या स्टेप लिए जाते हैं एक इलेक्शन को कंडक्ट करने में। हमारे भारत के इलेक्शन सिस्टम मल्टी टीयर में चलती है, यानी कि सिर्फ एक बार इलेक्शन नहीं 3 और 3 से ज़्यादा टाइम्स कंडक्ट होते हैं, इंक्लूडिंग नेशनल, स्टेट एंड लोकल इलेक्शन। हमारे गांव की सड़कें अच्छी नहीं बनी, अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो रहे हैं। इन सब टॉपिक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कौन? द आंसर इज लोकल इलेक्टेड पार्टी। आखिरकार लोकल इलेक्शन चलती कैसे है? लोकल इलेक्शन को उस एरिया की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, विलेज में विलेज पंचायत या तो म्युनिसिपल काउंसिल कंडक्ट करती है। इनका काम होता है कि इलेक्शन बूथ के लिए रूम अलॉट करना और सुपरवाइजर को अपॉइंट करना, सिक्योरिटी के लिए पुलिस रिक्वायरमेंट को अप्लाई करना। ये सारे काम काउंसिल ही देखता है। 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लोकल इलेक्शन को सेल्फ गवर्नमेंट बनाने की अधिकार देती है। कोई भी लोकल इंडिविजुअल इस इलेक्शन में पार्ट ले सकता है, बस वो 18+ साउंड माइंडेड होना चाहिए और बैंकरप्टेड नहीं होना चाहिए। वेट, हम नॉन क्रिमिनल क्राइटेरिया को भूल गए हैं। वैसे हमारे भारत के आधी सरकार तो क्रिमिनल्स ही लीड कर रहे हैं, तो हम इंक्लूड नहीं किए थे। वैसे देखा जाए तो लोकल लेवल इलेक्शन प्रोसेस वन स्टेट टू अनदर स्टेट वैरी करती है, लेकिन ये रही कुछ कॉमन फैक्ट्स। पहले लोकल इलेक्शन का हायर अथॉरिटी स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास रहता है, मतलब लोकल इलेक्शन को कंडक्ट करना, उसके ऊपर निगाह रखना। लोकल इलेक्शन के रोल यानी कि वोटर्स की लिस्ट को अनाउंस करना, इलेक्शन डेट को अनाउंस करना, रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट करना और फाइनली इलेक्शन रिजल्ट को डिक्लेयर करना। मतलब ऑलमोस्ट ऑल काम केवल और केवल स्टेट इलेक्शन अथॉरिटी ही करता है। आपको लगता होगा कि अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कंडक्ट किया तो रिजल्ट में करंट गवर्नमेंट आसानी से मैनिपुलेशन कर सकती है। फॉर्चुनेटली द आंसर इज नो, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होने के कारण इसमें कोई भी सरकार को हस्तक्षेप करने की इजाज़त नहीं मिलती है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने 5 साल में एक बार लोकल इलेक्शन को कंडक्ट करता है और अगर दूसरी सिचुएशन जैसे करंट रूलिंग पार्टी का डिसोल्यूशन यानी कि रूलिंग पार्टी बिखर जाना और सुपर सेशन मतलब मेजॉरिटी को प्रूव करने में फेल होना, तो उस वक्त फिर से इलेक्शन को कंडक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर रहती है। लोकल लेवल इलेक्शन में फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम को फॉलो किया जाता है। फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम मतलब जो भी कैंडिडेट निरंतर अधिक मतदान को लेने में सफल होता है उसको ही चुनाव का विजेता बनाया जाता है। लेकिन लोकल इलेक्शन केवल एक लेवल में नहीं होता है, लोकल इलेक्शन 3 लेवल में होता है। रूरल इलेक्शन का 3 लेवल देखे जाए तो फर्स्ट विलेज पंचायत, सेकेंड तालुक पंचायत एंड थर्ड जिला पंचायत। और अर्बन इलेक्शन में फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और सेकेंड नगर पंचायत एंड थर्ड जिला पंचायत। इन तीनों लेवल के चुनाव लड़ने के लिए लोगों को रिजर्वेशन दी जाती है। जैसे रूरल इलेक्शन में एटलीस्ट टोटल सीट्स के 1/3 SC, ST और वुमेन्स को रिजर्व रखा जाता है और सिटी यानी कि अर्बन लेवल में भी 1/3 ही रखा जाता है। लेकिन कुछ चुने स्टेट्स जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड में SC, ST और वुमेन्स के लिए 50% रिजर्वेशन रखा गया है। इस लोकल इलेक्शन में पहले ही बताए गए जैसे फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम को फॉलो करके विनर को अनाउंस की जाती है। जो भी विनर साबित होगा वो उस क्षेत्र का देखभाल,
उसका डेवलपमेंट और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करने का जिम्मेदारी लेता है। क्या भारत में अभी बताए गए प्रोसेस को इलेक्शन में फॉलो कर रहे हैं? अगर कर भी रहे हैं तो किस हद तक? हम सबको ये रूल्स देख के लगता होगा कि इतना सब करने के बाद करप्शन और स्कैम्स हो ही नहीं सकता। अनफॉर्चुनेटली वी आर रॉन्ग। पिछले कई साल के डाटा देखे जाए तो 1975 में हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी देश में इमरजेंसी को लागू किया। 1975 टू 1977 तक देश की जनता से फंडामेंटल राइट्स को छीना गया। फ्रीडम ऑफ प्रेस को बंद किया। अपोजिट पार्टी के लीडर्स और एक्टिविस्ट को जेल में डाला गया। वोटर्स के रजिस्ट्रेशन को मैनिपुलेट किया गया और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इलेक्शन रूल्स को अपने हिसाब से बदल दिया गया। इतना ही नहीं, 2012 में उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने 600 मिलियन रुपीस का और 2020 में बिहार असेंबली इलेक्शन में और इसी साल तेलंगाना म्युनिसिपल इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन 1.25 बिलियन रुपीस के कैश, दारू, ड्रग्स को सीज किया। इलेक्शन कमीशन ने सीज करते टाइम कुछ पार्टी के कैंडिडेट्स अपनी तरफ ज्यादा वोट पाने के लिए ये सब चीजें लोगों में बांट रहे थे। इस केस के खिलाफ अभी तक 1464 कंप्लेंट्स ऑफ वायलेंस रजिस्टर हुए, लेकिन एक्शन की बात आई तो देयर इज नो प्रॉपर रिस्पॉन्स टिल नाउ। इन 2017 गुजरात असेंबली इलेक्शन में बीजेपी 5000 करोड़ रुपीस को केवल इलेक्शन कैंपेन चलाने में खर्च किए। कैंपेनिंग चलाने में खर्च किए तो इसमें गलत क्या है? सभी पार्टी खर्च करते तो है। वेट फॉर अ सेकेंड, इधर कैंपेन चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है तो लिमिट ऑफ अमाउंट का। कोई भी पार्टी अपने कैंपेन में 28 लाख रुपीस से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। इमेजिन करो 5000 करोड़ और 28 लाख का डिफरेंस कितना होगा। राजस्थान पंचायत इलेक्शन 2020 में कांग्रेस ये दावा करती है कि बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स को अपने पार्टी में लाने के लिए बीजेपी अंधा पैसा और हायर पोजीशन को ऑफर किया था, और कांग्रेस ये भी दावा करता है कि उसके कुछ कैंडिडेट्स को बीजेपी ने किडनैप और उसको जान से मारने की धमकी दी, लेकिन बीजेपी इसको झूठा दावा बोल के ठुकरा दिया। इसी इलेक्शन में 21 जिला प्रमुख पोस्ट में से 13 पोस्ट अपनी तरफ कर ली और 4371 में से 1989 प्रधान पोस्ट को जीता। स्कैम और करप्शन सिर्फ रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी ही नहीं की है। इलेक्शन कमीशन वन ऑफ द सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मानी जाती है, वो भी इलेक्शन स्कैम्स में शामिल है। इलेक्शन कमीशन कई बार वो टैंपरिंग करने के लिए ईवीएम मशीन को ही मैनिपुलेट और हैक करने का एलिगेशंस लगे हुए हैं। कई बार छोटे मोटे इलेक्शन में अनाउंसमेंट डेट डिले किया गया था ताकि अपनी फेवर पार्टी के तरफ डिसीजन ले पाए। एक बार इलेक्शन प्रोसेस में अंदर झांक के देखे तो हमें लगता है कि भारत का इलेक्शन प्रोसेस सिर्फ इन चीज़ों से भरा पड़ा है। भारत का भविष्य का चिंता तो भारत का गरीब करने की सिचुएशन है। ये सिर्फ भारत का सिचुएशन नहीं है, ये इलेक्शन स्कैम एक ग्लोबल इशू बन चुके हैं। अमेरिका, ब्रिटेन जैसी कंट्री भी इलेक्शन स्कैम्स को फेस कर रहे हैं। 2019 यूके में ग्रुप ऑफ इजराइल हैकर यूके के मेंबर का इंपॉर्टेंट डाटा हैक करके लीक किया और वोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को मैनिपुलेट किया गया। 2020 प्रेसिडेंट इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप और उसके अलायंस के ऊपर वोटर फ्रॉड और बैलेट टैंपरिंग के एलिगेशन लगे हैं। फ्रांस में 2017 कैंडिडेट्स पब्लिक फंड को मिसयूज किए हैं बोल के एलिगेशंस लगे हैं। ना जाने और कितने स्कैम से अंदर ही दबा दिए गए हैं। दूसरे बड़े देश के हिसाब से देखा जाए तो भारत के हर छोटी मोटी इलेक्शन में स्कैम हो रही है। लोकल इलेक्शन मतलब सिर्फ एक एमएलए को चुनने का प्रोसेस नहीं। एक लोकल इलेक्शन हमारे आगे की 5 साल भविष्य को चुनती है। आगे 5 साल में हमारे सड़कें कैसी होगी, हमारे गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज कैसा होगा, पीने के लिए अच्छा पानी मिलेगा या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पूरा दिन दिए जाएगा या नहीं, नई स्कीम्स लाए जाएंगे या नहीं, फार्मर्स और लेबर्स की लाइफस्टाइल में इम्प्रूव होगा या नहीं। ये सभी चीज़ें केवल एक लोकल इलेक्शन में डिसाइड होता है। अब आप ही सोचें कि एक इलेक्शन कितना इम्पैक्टफुल होता है। हर इलेक्शन में कैश डिस्ट्रीब्यूशन, दारू ड्रग्स बांटना, किचन आइटम्स बांटना आम बात हो चुकी है। कैंडिडेट वोटर्स को खरीद रहे हैं और उसको एक बार खरीद के 5 साल तक लूट रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सभी कैंडिडेट्स गलत हैं, लेकिन सभी के सभी कैंडिडेट्स अच्छे भी तो नहीं हैं। ज़्यादातर पार्टी करप्शन से ही भरी पड़ी है। हम चाह के भी किसी एक पार्टी का साइड नहीं ले सकते। एंटी करप्शन के लिए इसको बदलने में भारत में कितने रूल्स लाए गए,
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल को इंट्रोड्यूस किया। इसमें मशीन को यूज करके वोटर किस पार्टी और किस कैंडिडेट को वोट किया करके पता चलता है। सी विगिल नाम के एक ऐप को लॉन्च किया गया है। इसमें जनता ने इलेक्शन के समय जो भी वायलेशन होता है उसको केवल इस ऐप से ही रिपोर्ट कर सकते हैं। इतने सारे स्टेप्स लेने के बाद भी द इम्प्रूवमेंट इज नियर टू जीरो। आखिरकार गलती हो कहाँ रही है? इलेक्शन फ्रॉड के लिए जिम्मेदार है कौन? द आंसर इज वी, हम देश के आम जनता। इसके लिए जिम्मेदार हमारे इंडिया में आज भी ज़्यादातर रूरल गांव के लोग कास्ट के बेस पे बांटे जा चुके हैं। अगर मैं SC/ST हूँ तो मेरा अलग पार्टी, अगर मैं जनरल हूँ तो मेरा अलग पार्टी, और मैं OBC हूँ तो दूसरा पार्टी। ये डायलॉग सुनने में ही कितना डिस्गस्टिंग लगता है। पॉलिटिकल पार्टीज इसका फ़ायदा उठाकर हम सबको लूट रहे हैं। डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी को इस हद तक फॉलो कर रहे हैं कि आज हमारे देश के गली गलियों में भी इलेक्शन वार देखने को मिल रहा है। इलेक्शन फ्रॉड का दूसरा नाम है एजुकेशन। अनएजुकेटेड लोगों को मैनिपुलेट करना, उनका थॉट्स को बदलना पॉलिटिकल पार्टी का एक जिम्मेदारी बन चुकी है। अनएजुकेटेड लोगों को गरीबी से बाहर लाने का, अच्छा लाइफस्टाइल दिलाने का सपना दिखा के इन अनएजुकेटेड को उनके फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अनएजुकेटेड लोगों के ऊपर फेक डॉक्यूमेंट्स और फेक वोटर ID बन रही है, और इतना ही नहीं, इनके ऊपर फेक केस भी लग रहा है। इन लोगों का ज़िंदगी इसलिए बर्बाद हो रही है कि सिर्फ इनका एक ही गलती है, वो भी अनएजुकेटेड होना। इलेक्शन स्ट्रक्चर को बदलने का जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हम भारत के यंग जनरेशन का पहला काम यही होना चाहिए कि किसी चीज़ के लालच में न आते हुए, किसी एक पार्टी के ऊपर अंधभक्त न करते हुए एक अच्छा काम करने वाला कैंडिडेट को चुनकर लाना। और इससे भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे मासूम माँ बाप को समझाना कि अच्छा कैंडिडेट को वोट करना कितना ज़रूरी है। उनका एक वोट कैसे पूरा भारत को एफेक्ट कर सकती है। उनको ये समझना है कि करप्शन के बिना भी हमारे सरकारी काम कर सकती है, लेकिन उसके लिए वोट करते वक्त हम भी किसी गिफ्ट के एक्सपेक्टेशन न करते हुए अच्छे कैंडिडेट को ही इलेक्ट करना है। याद रखो, तुम्हारा एक वोट एक देश की भविष्य को निर्धारित करती है। आई होप यू गॉट वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो। ये वीडियो बनाने का कारण ये था कि इस साल भारत का अगले 5 साल के भविष्य निर्धारित करने वाला भारत का अब तक सबसे बड़ा इलेक्शन होने वाला है। मैं अब सब लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि हमारे देश का आगे आने वाला दिन ग्लोबली बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए सोच समझ कर वोट करना। किसी आलू से सोना निकालने वाले के हाथ में देश देने से अच्छा है कि किसी ऐसे आदमी को चुनो जो कोविड में भी सिर्फ जनता के जीवन के बारे में सोचा था। That's it for today guys. If you have anything to say, then just drop a comment because we value your thoughts. Thank you.